आज जो विषय मैंने चुना है वो ये चुना है कि क्या आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने उद्योग के लिए और अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए कर्जा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेना क्या अच्छा है या कर्ज लेना अच्छा नहीं है। पुराने समय में जैसे हमारे समाज में कहा जाता था कि ऋण मत लीजिए। आज के समय में कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता अगर आप ऋण न लें। केवल अपनी पूंजी से उद्योग को बढ़ाना और दूसरी के तुलना में कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आ जाना बिना ऋण के संभव नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र के दो सिद्धांत हैं। एक है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एक है इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब ये है कि जितनी बड़ी आपकी यूनिट होती है, जितना बड़ा आपका उद्योग होता है, उतना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। जैसे अगर आप 100 टन की यूनिट लगाएंगे तो आप एक जनरल मैनेजर रखेंगे, मैनेजर्स रखेंगे और एम्प्लॉयज़ की संख्या भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो एमएसएमई हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे उद्योग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उसमें ऑटोमाइजेशन होता रह जाता है, उतना ज़्यादा टेक्निकल इनोवेशन होता जाता है और वैसे वैसे एम्प्लॉयज़ की संख्या कम होती जाती है। तो एक पक्ष तो ये हुआ कि उसका सोशल ऑब्जेक्टिव कितना सर्व होता है। तो हाँ, ये बात सही है कि जितना उद्योग छोटा होगा, कुटीर उद्योग होगा, लघु उद्योग होगा, मध्यम उद्योग होगा, उतने ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। ये बात तो सच है। लेकिन जैसे जैसे आपकी यूनिट की साइज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि उसका सैलरी एंड वेजेस कॉस्ट कम होता है, इसलिए वो छोटी यूनिट की तुलना में ज़्यादा लाभप्रद होती है। तो अभी मैं इस समय सामाजिक पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं इस समय बात कर रहा हूँ आर्थिक पक्ष की। तो आप अपनी यूनिट को बड़ा नहीं बना पाएंगे अगर आप ऋण नहीं लेंगे, केवल अपनी पूंजी से निवेश करेंगे। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अनुसार, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स की यूनिट बड़ी हैं और उन्होंने ऋण ले रखा है, शेयर मार्केट से पैसा उठा रखा है, तो उनकी क्षमता है कि बड़ी यूनिट लगा सकें। और क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप बड़ी यूनिट लगाने में अक्षम हैं, तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और ये जो समय है पूरे आर्थिक जगत का, वैश्विक जगत का, वो है कॉम्पिटिटिवनेस का। आपको न केवल अपनी यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, बल्कि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अनुसार अपने को दूसरों की तुलना में लाभप्रद और कॉम्पिटिटिव एज भी क्रिएट करना है। और ये कॉम्पिटिटिव एज तभी क्रिएट होगा जबकि आप आर्थिक रूप से उनकी तुलना में ज़्यादा सक्षम होंगे। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो चीज़ आप कम दाम पे बेच पाएंगे और आपको एक बड़ा मार्केट मिलेगा। तो इसलिए ऋण लेना तो आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है और अपनी यूनिट को बढ़ाते रहना, उसको मॉडर्नाइज करते रहना, उसमें इनोवेशंस लागू करना, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बदलते रहना, अपने जो फाइनेंशियल मिक्स है जैसे इक्विटी डेट रेशियो है, और अपनी स्ट्रेटजीज को बदलते रहना, अपनी एचआर पॉलिसीज़ को स्ट्रेटेजिकली बदलते रहना, अपनी टेक्नोलॉजी की प्रोसेस को स्ट्रेटेजिकली बदलते रहना आपके लिए आवश्यक है। आपको घर के खर्चे के लिए आवश्यक होता है, आपके 1 लाख रुपए तनख्वाह है और 1.5 लाख के खर्चे हैं जो लाजमी हैं, जो मजबूरी है आपकी, आपको करना पड़ता है। तो आप उसके लिए ऋण उठाते हैं और ऋण उठाना आपके लिए आवश्यक है, या तो क्योंकि आपको या तो अपनी इनकम को बढ़ाना है, या अपने खर्चों को कम करना है, या लोन लेना है। ये तीन ही विकल्प आपके पास हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या आपको लोन लेना चाहिए, क्या आपको ऋण लेना चाहिए। तो इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अनुसार, अर्थनीति के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार जो सिद्धांत कहता है, वो ये कहता है कि आपको ऋण लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो आप ऋण लें वो उन एसेट्स में लगाएं, उन चीज़ों में लगाएं जिससे कि आपके
फ्यूचर कैश फ्लोज, माने आगे आने वाली समय में जो आमदनी है वो बढ़े, और वो इतनी बढ़े कि आपके जो खर्चे उसकी वजह से, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वजह से जो आपके खर्चे बढ़ेंगे, न केवल उनकी पूर्ति कर सके बल्कि एडिशनल रेवेन्यू भी जनरेट कर सके, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति एज ए प्रवर्तक प्रमोटर भी अच्छी हो और कंपनी की भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। मतलब अगर आपकी 1 लाख की तनख्वाह है, 1.5 लाख के खर्चे हैं और आप 1 लाख रुपए उस चीज़ में खर्च करते हैं जिससे कि आगे आने वाले समय में आपकी 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम बढ़ जाती है, तो न केवल आप जो एडिशनल लोन आपने लिया है, जो अतिरिक्त ऋण आपने लिया है, उसका ब्याज और मूलधन का भुगतान करने में आप सक्षम होंगे, बल्कि आपके पास एडिशनल इनकम भी जनरेट होगी। इसी प्रकार से उद्योग में अगर आपको एक मशीन लगानी है एडिशनल, और उस मशीन में 1 करोड़ का मान लीजिए खर्चा आता है, और 1 करोड़ का लोन लेने के लिए आपका अगर सालाना 15 लाख का पेमेंट करना होता है, 10 लाख का मान लीजिए इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, 5 लाख का प्रिंसिपल का पेमेंट करना होता है, 15 लाख का पेमेंट करना होता है, और उस मशीन को लगाने से अगर आपकी 25 लाख की इनकम जनरेट होती है, तो 15 लाख का भुगतान करने के बाद भी आपके पास 10 लाख रुपए एडिशनल बचते हैं। तो ये निवेश और ये ऋण लेने की प्रक्रिया अच्छी है। लेकिन आपने अगर ऋण लिया, 1 करोड़ का ऋण लिया, और जो आज आपकी इनकम है, जो अभी चल रही है और जिसकी भविष्य की संभावनाएं हैं कि क्या होगी, अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं होती या उतनी नहीं होती जिससे जो आपने लोन ले रखे थे और जो लोन एडिशनल 1 करोड़ का आप लेंगे उसके ब्याज और मूलधन का भुगतान करने में अगर आप अक्षम हैं, तो ये लोन लेना गलत है। तो इसका मतलब ये है कि आपको और किसी देश को, किसी उद्योग को, किसी व्यवसाय को, कृषि के क्षेत्र में हो या निजी संदर्भ में हो, लोन लेना तभी अच्छा है जबकि आपकी एडिशनल इनकम जनरेट हो और उसकी वजह से आपके कंपनी की और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। अगर वो नहीं होती है तो ये एडिशनल लोन लेना आपके लिए उचित नहीं है। तो हमको ये देखना है कि जो एडिशनल लोन ले रहे हैं उससे एडिशनल कॉस्ट कितनी जनरेट हो रही है और कितनी एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है। और अगर एडिशनल इनकम एडिशनल कॉस्ट को जनरेट करने के अतिरिक्त और ऐसी इनकम हमें देती है जो कि और विकल्पों में उपलब्ध नहीं है, तो ये ऋण लेना उचित है। तो पहला लेसन जो हमको मिलता है वो ये मिलता है कि ऋण लेने से पहले जो आपकी कॉस्ट आएगी उसकी वजह से जो आपके उद्योग में या व्यवसाय में या घर में परिवर्तन होंगे और कितनी इनकम जनरेट होने की संभावना है उसका आंकलन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ऋण लेना है तो आपको ये भी देखना बहुत आवश्यक है कि ऋण के कौन कौन से विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। अगर एक जगह आपको लोन 10% में मिलता है, दूसरी जगह 8% से मिलता है और जोखिम नहीं है उतना ज़्यादा 8% कम इंटरेस्ट पे लोन लेने का, तो आपको अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कम से कम करना भी आवश्यक है। तो सारे विकल्पों का अध्ययन करके आपको ये देखना है कि आपको ऋण कम से कम कॉस्ट में मिले और ऐसी अवधि के लिए मिले जिससे कि आपकी जो आमदनी है वो आपके खर्चों को कवर करने के बाद भी आपको लाभ दे। प्रोडक्टिव एसेट में पैसा लगना चाहिए, अनप्रोडक्टिव एसेट में नहीं लगना चाहिए। उन प्रोडक्टिव एसेट्स में लगना चाहिए जिससे कि एडिशनल इनकम जनरेट हो। ऐसे एसेट्स में नहीं लगना चाहिए जहां पे आपकी एडिशनल इनकम जनरेट ना हो और केवल कायाकल्प बदल जाए। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, आपने नया उद्योग लगाया, 1 करोड़ का उद्योग लगाने के लिए आपने ऋण लिया और 25 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब ये जो 25 लाख की गाड़ी है ये प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, इससे इनकम जनरेट नहीं होगी। आपको सुविधा मिलेगी कम्युनिकेशन की, जल्दी आप पहुंच जाएंगे, वहां तक तो बात सही है, लेकिन इसका भी कितना लाभ होगा और कितनी आपकी फ्यूचर में एडिशनल इनकम जनरेट होगी इसका भी आंकलन करना आवश्यक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि केवल स्कूटर में जाके मैं काम कर सकता हूं और ये 25 लाख की जिसकी मैंने गाड़ी खरीदने की सोची थी, इसकी बजाय इसको अच्छे मशीनरी में लगा दूं जिससे कि मेरी एडिशनल फ्यूचर इनकम जनरेट हो और मेरी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो आपको उस ऋण का उपयोग प्रोडक्टिव एसेट में
लगाने के लिए करना चाहिए, अनप्रोडक्टिव एसेट में लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो ऋण लेना बुरा नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में कितने इक्विटी से पैसा उठाएं, कितना डेट से पैसा उठाएं, किस स्रोत से उठाएं, किस ब्याज दर पे उठाएं, किस टेन्योर का उठाएं, इन सब का एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अनुसार पूरा अध्ययन करना, पूरे विश्लेषण करना, यही किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर का या उसके वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व है। और कंपनी में कोई भी जो पूंजी का निवेश करेगा, जो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा या जो लोन देगा, वो भी ये देखना पसंद करेगा कि जिस कंपनी में वो ऋण के माध्यम से या मूलधन के माध्यम से, इक्विटी के माध्यम से पैसा लगा रहा है, उसके लोन का उपयोग उसकी एडिशनल इनकम को जनरेट करने के लिए कितना हो सकता है, और क्या उसका अगर वो लोन देता है या इक्विटी में पार्टिसिपेट करता है तो क्या उसका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, या ऋण अगर वो देता है तो क्या उसके ऋण लेके वापस आने की संभावना ज़्यादा है कि कम, इसी आधार पर वो आपको ऋण देगा। तो इसका मतलब ये है, जो अभिप्राय है, जो सारांश है, वो ये है कि ऋण लेते समय उसके पहले 1 महीने अगर आप पूरा उसका अध्ययन कर लें, उसका पूर्वानुमान लगा लें कि इसके एडिशनल इनकम जनरेट करने की कितनी संभावना है, और एक पूरा अपना फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना लें, जिससे आपको पता चले कि क्या आप इस योग्य होंगे कि जो एडिशनल पैसा उठाएंगे उसको वापस कर पाएंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दे पाएंगे, और जो आपकी इक्विटी में पैसा लगाएंगे क्या आप उतना रिटर्न दे पाएंगे। तभी आप उनको कन्विंस कर पाएंगे कि आपकी कंपनी में पैसा लगाएं। और जो पैसा लगाने वाले हैं, चाहे वो इक्विटी में पैसा लगाने वाले हैं या लोन देने वाले हैं, वो भी अध्ययन करना जरूर पसंद करेंगे कि अगर वो इक्विटी में पैसा लगाएंगे तो उनको कितना फायदा होगा, और अगर लोन वो देंगे तो उनके ऋण के वापस आने की कितनी संभावना होगी। यहाँ तक कि आपके जो पिता हैं वो भी ये पूछेंगे कि मुझे कैश फ्लो बना के दिखाओ, ये जो तुम प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो, जो एडिशनल मशीन लगाना चाह रहे हो, इसके एडिशनल कैश एक्रूवल्स कितने होंगे, और जो मैं पैसा लगा रहा हूँ जिसके मेरे पास विकल्प हैं कि मैं 12% उससे कमा सकता हूँ, अगर तुम 15% कमाते हो तभी तो मैं आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा, वरना मैं 12% का ही पैसा कमाऊंगा अगर आपके प्रोजेक्ट में 8% का रिटर्न आएगा। तो सभी जितने भी उसमें लिंक्स हैं, चाहे वो इक्विटी होल्डर हो, चाहे लेंडर हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या बैंक्स हो या शेयर मार्केट हो, सभी की इस भावना का ध्यान रखते हुए कि उनका निवेश कितना लाभप्रद होगा, वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आपका निवेश अच्छा है, तो कोई भी ऋण देने से आपको नहीं हिचकेगा, कोई भी इक्विटी में लगाने से पैसा नहीं हिचकेगा। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज नहीं होंगे तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करना, अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप दूसरों के पास जाके उसके अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगना चाहते हैं, तो इस प्रकार की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आपका प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी निवेशक आपके यहाँ पैसा तब लगाएगा जबकि आपका प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल होगा और इकोनॉमिकली वायबल होगा। तो मैंने सोचा कि आज आपका एक थोड़ा सा अपना जो मेरा प्रश्न दिमाग में आया, मैं आप लोगों को बता दूं, और मुझे आशा है कि ये जो मैंने बात बताई है आपके लिए लाभप्रद होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।